जब जय मां दुर्गा जय मां काली की गूंज सुन रहे थे अभी थोड़ी देर पहले हमारी इस रिपोर्ट में, तो भूले नहीं गृह मंत्री अमित शाह ने जय श्री राम के नारे लगाए थे और इसलिए टीएमसी आरोप लगा रही है कि बीजेपी की निगाहें तो दरअसल हिंदू वोटों पर टिकी हुई है। तो क्या ममता सरकार में कटमनी का बोलबाला है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या ममता सरकार में अंत्येष्टि के लिए भी कटमनी देनी पड़ती है, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है? क्या पश्चिम बंगाल में ममता सरकार किसानों की अनदेखी करती है? क्या चुनाव आया तब ममता बनर्जी को बंगाल के किसानों की याद आई है? यहां पर आप ये कह सकते हैं कि राजनीतिक दलों को किसानों की याद आई है। क्या बीजेपी किसानों को बंगाल के चुनाव में मुद्दा बना रही है? क्या बीजेपी दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों की अनदेखी करती है, क्योंकि ऐसा टीएमसी कह रही है? यह सवाल असल में बंगाल की लड़ाई में बीजेपी और टीएमसी के बीच वार पलटवार का हिस्सा है। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं, ब्रॉडकास्ट भी आप देख रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन भी आपको दे रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल में वर्धमान के दौरे पर, एक बार फिर से तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। उन्होंने किसानों के घर खाना खाया, रोड शो किया, मंदिर दर्शन किए, ममता सरकार पर बड़े हमले किए, जिस पर टीएमसी ने भी बिना वक्त गवाए पलटवार किया। आप ये कह सकते हैं कि बंगाल की लड़ाई अब और तेज और धारदार होती जा रही है। और इसीलिए ताल ठोक के सवाल जल्दी से आपको बता देते हैं। हमारे सवाल, पहला सवाल तो देखिए कटमनी से जुड़ा हुआ, जिसे हम कह रहे हैं कि क्या कटमनी से कटेगा दीदी का टिकट। साथ ही हम ये भी कह रहे हैं कि किसानों के घर लंच से क्या बेड़ा पार होगा। आप लगातार इस बात को देख रहे हैं कि टीएमसी हो या बीजेपी हो, हर पार्टी इस वक्त किसानों की बात कर रही है। तो क्या किसानों से होगा बेड़ा पार? एक मुट्ठी चावल अभियान की बात यहां पर करना जरूरी हो जाता है। क्या ये एक मुट्ठी चावल अभियान बंगाल विजय कराएगा बीजेपी को? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कटमनी से कटेगा दीदी का टिकट, वही सवाल जो हमने अपने इस ब्रॉडकास्ट के दौरान आपसे उठाया और जो कि बीजेपी का टीएमसी पर एक बड़ा आरोप भी है। साथ ही सवाल यह भी उठता है कि बाहरी पर बंगाल की लड़ाई है। क्या आप जानते हैं लगातार दीदी से बंगाली अस्मिता वर्सेस बाहरी, जिसमें वो बीजेपी के सभी नेताओं पर बाहरी होने का आरोप लगाती हैं। 2021 में किसका बंगाल होगा, ये बड़ा सवाल। और इसी से जुड़ा हुआ हमारा स्पेशल ब्रॉडकास्ट भी आप रोज देखते हैं और हैशटैग भी हमारा यही 2000 हमारा हैशटैग है, हैशटैग किसका बंगाल। सवाल है 2021 में किसका बंगाल। तो आप अपने ट्वीट्स, अपने कमेंट्स, अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं। देखिए, एक नहीं कई तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह बीजेपी ने बंगाल में लोगों को जोड़ने के लिए ग्राउंड पर बूथ लेवल जो पॉलिटिक्स है उसको, जिसने बड़ी कामयाबी भी बीजेपी को दिलाई है दूसरे स्टेट्स में, उसको एक्टिवेट किया है। तो सवाल कई सारे हैं, कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, जल्दी से आपको बता देते हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए संबित पात्रा हमारे साथ हैं, हमारे साथ सुजाता मंडल टीएमसी की लीडर हैं, हमारे साथ हरिशंकर गुप्ता कांग्रेस के लीडर हैं, तौसीफ खान टीएमसी सपोर्टर हैं। हालांकि इस वक्त आप तौसीफ खान को देख पा रहे हैं और संबित पात्रा को देख पा रहे हैं। साथ ही हमारे साथ लेफ्ट का पक्ष रखने के लिए फयाज अहमद खान है। लेकिन मेरा पहला सवाल तौसीफ अहमद खान आपसे है, अंत्येष्टि के लिए कटमनी देनी पड़ती है? देखिए, अभी चुनाव का माहौल है, इसलिए ये टूरिस्ट गैंग दिल्ली से आकर के बंगाल में विजिट कर रहे हैं। आज बीजेपी के प्रेसिडेंट नड्डा साहब आए हैं और दिखा रहे हैं कि बड़ा उन्हें प्रेम है किसान भाई बंधुओं से, किसान के घर जा रहे हैं। तो बीजेपी के नेताओं को कौन सा ऐसा डर रोक रखा है कि वो 40 मिनट दूरी पे दिल्ली बॉर्डर में बैठे हुए किसान बंधु के पास नहीं जा रहे हैं? वैसे किसान बंधु जो अपने लगभग 55 लोग वहां पे जिनकी मौत हो गई है ठंडे से, और बहुत लोगों ने आत्महत्या भी कर लिया है इस दर्द से कि शायद सरकार के कानों तक उनकी बात पहुंच जाए। क्या वो किसान जिनकी जान जा रही है दिल्ली बॉर्डर में, वो किसी माँ के बेटे नहीं, किसी बेटी के बाप नहीं, किसी बहन के भाई नहीं? मेरे इस डिस्कशन का हिस्सा है, लेकिन मैंने आपसे क्या सवाल पूछा? मैंने आपसे सवाल पूछा कटमनी को लेकर, जो बीजेपी ने आपसे सवाल पूछा, बीजेपी ने आप पर हमला किया। अंत्येष्टि के लिए कटमनी देनी पड़ती है, ये हालत हो गई है बंगाल की। ये एक इल्जाम है, जिस तरह से और भी इल्जाम चुनाव के टाइम में जुमलाबाजी जैसा करते हैं बीजेपी वाले कि हम 15 लाख रुपए दे देंगे सबके अकाउंट में, और फिर चुनाव के बाद अमित शाह ने माना था कि वो एक जुमला था, इलेक्शन का जुमलाबाजी था। ठीक उसी तरीके से ये इल्जाम जो है ये जुमलाबाजी होता है, लेकिन इसके पीछे कोई सच्चाई नहीं होता। ठीक उसी तरीके से जैसे अभी बीजेपी के नेता आ रहे हैं टूरिस्ट गैंग बंगाल में फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए, फोटो खिंचवाना। जवाब दीजिए संबित पात्रा, ये कह रहे टूरिस्ट गैंग है आप। टीएमसी आपसे सवाल कर रही है कि आप वेस्ट बंगाल तो घूमने आ रहे हैं,
टीएमसी के जो लीडर्स हैं वो लगातार यही बात कह रहे हैं, आप वेस्ट बंगाल घूमने आ रहे हैं, दिल्ली आपको दिखाई नहीं देता, घूमना है तो घूमिए। देखिए अदिति जी, अगर वाकई हम टूरिस्ट होते और हमसे इन्हें डर नहीं होता और इनको बिल्कुल आत्मविश्वास होता जीत का, तो ये हमें टूरिस्ट गैंग नहीं कहते, इस पे डिस्कशन ही नहीं करते, ये आराम से मुस्कुराते हुए नजर आते। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये कि पूरा का पूरा चुनाव जो बंगाल में होने वाला है उसका जो नैरेटिव सेट करने का काम है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और अब की बार 200 पार इस नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता आज मैदान में उतरे हैं। आप बीच में दिखा रही हैं अभी नड्डा जी का जो ये रोड शो दिख रहा है वर्धमान में, आप देखिए जन सैलाब कैसा है। ये सारे लोग जो दिख रहे हैं सड़क पर, ये सब टूरिस्ट हैं। आप खुद बताइए, ये वर्धमान के लोग हैं या ये कहीं बाहर से आए हुए लोग हैं? आप खुद बताइए। ये तो वर्धमान के बंगाली लोग हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है संबित पात्रा, इस पे जवाब होना चाहिए। जो माता खड़ी हुई है थाली लेकर आरती कर रही, ठीक, पॉइंट दर पॉइंट लेंगे, पॉइंट दर पॉइंट लेंगे प्लीज। तौसीफ अहमद खान वो कह रहे हैं जो लोग दिखाई दे रहे टूरिस्ट हैं क्या? जो लोग हैं वो बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता हैं जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से लाए हुए हैं। मैं आपको याद दिला दूं 2019 के इलेक्शन के दौरान में भारती घोष जो बीजेपी के एमपी की कैंडिडेट थी, उन्होंने कहा था कि हम उत्तर प्रदेश और बिहार से 1000 लोगों को लाएंगे और बंगालियों को कुत्तों की तरह मारेंगे। ये उनके अपने लोग एडमिट करते हैं कि इनके लोग जो है बिहार से, यूपी से, झारखंड से और आसपास से जहां से इन्हें मौका मिलता है वो लेकर के आते हैं। जवाब लीजिए संबित पात्रा। लोकल एंगेजमेंट जो जवाब दीजिए, उठाने वाले इनके नहीं है। आप इधर उधर से लोगों को लेकर आए हैं। जवाब जवाब जवाब। मतलब ये जो भीड़ दिख रही है ये सब बंगाल को छोड़ करके उत्तर प्रदेश के लोग आए हुए हैं। ये जो 2 सीट हमें पहले मिली थी लोकसभा की, अब 18 सीट मिल गई। 2016 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था भारतीय जनता पार्टी को मात्र 10% वोट शेयर मिला था, वो बढ़ करके 41% हो गया। ये उत्तर प्रदेश का वोट शेयर था या बंगाल का वोट शेयर था? बंगाली लोगों का वोट शेयर था या कहीं बाहर से आया था? ये गणित तो बंगाली लोगों ने ही दिया था ना। बंगाल के भद्र लोग, सर मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। आराम से सर, फ्रस्ट्रेटेड इतना भी मत होइए। ये सीपीएम के वोट हो या कांग्रेस के वोट हो, ये उत्तर प्रदेश के लोग तो नहीं है ना। वो कांग्रेस, सीपीएम, टीएमसी ये सब बंगाल के लोग हैं ना। आपके नेता ने बोला, भारती घोष आपके नेता ने बोला कि उत्तर प्रदेश और बिहार से लड़के लोग को लेके आएंगे। हुआ है आदिति जी, मैं शांति से सुन रहा था ना इनकी बात। आदिति जी, इस प्रकार से चिल्लाकर तो डिबेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए मैंने आपको आराम से अपनी बात काउंटर करने का मौका दिया, वही मौका मैंने संबित पात्रा को भी दिया। अब संबित वो तो जवाब नहीं दे रहे ना। भारती घोष का you don't have to interrupt him, right तौसीफ? You don't have to interrupt him. आराम से बात करेंगे। मैं चाहती हूँ आज जब दर्शक इस डिस्कशन को देखे तो उन्हें क्लैरिटी हो, क्योंकि डिस्कशन ना तो संबित पात्रा के लिए ना ही ये टीएमसी के लिए, ये डिस्कशन जनता के लिए है। So let them get an understanding and clarity, please. Thank you, संबित पात्रा। देखिए, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि जो भीड़ आप देख रहे हैं केवल अमित शाह जी के रोड शो में नहीं, नड्डा जी के रोड शो में नहीं, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जब जाते हैं, जिस प्रकार के रोड शो दिख रहे हैं, उस रोड शो के भीड़ को ये कह रहे हैं ये उत्तर प्रदेश की जनता है, ये बंगाल की जनता नहीं है, ये बिहार की जनता है, ये बंगाल की जनता नहीं है। अब बताइए, इस प्रकार का कोई डिबेट कर सकता है क्या? नंबर 1। नंबर 2, 25 तारीख को चूंकि आपने किसानों और कटमनी के बारे में भी बात किया, तो मैं एक एक लाइन दोनों के बारे में बोलूंगा। 25 दिसंबर को जब प्रधानमंत्री जी ने एक बटन दबाया और 18,000 करोड़ रुपए 9 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट में भेजा, तो आपको जान के आश्चर्य होगा आदित्य जी, 23 लाख किसान ऐसे थे बंगाल के जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था कि ये पैसा हमें भी हमारे अकाउंट में भेजा जाए। किंतु दुखद विषय है, बंगाल सरकार ने वेरिफिकेशन भी नहीं किया उनका और ना ही नोडल ऑफिसर दिया। इसका नतीजा क्या हुआ? 23 लाख किसान बंगाल के वो पैसे से वंचित रहे। ऐसे 74 लाख किसान हैं बंगाल में जिनको किसान सम्मान निधि मिल सकता है और अब तक 14,000 रुपए मिल सकता था, ये वंचित रहा। कट मनी के विषय में ममता बनर्जी का वो बाइट चलाइए, आप भूल जाइए कि भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है। ममता बनर्जी ने खुद अपने भाषण में कहा है कि हमारे नेताओं से मैं आग्रह करती हूं कि कट मनी फिरे दाओ, वापस कर दीजिए। जो कट मनी आपने लिया है वो ठीक है, मगर अभी वापस कर दीजिए चुनाव के दृष्टिकोण से। खुद ममता बनर्जी ने कहा, उससे पहले कहा था कि 75% कट मनी पार्टी को दीजिए, 25% कट मनी अपने लिए रखिए। ये क्या है? ये तो खुद ममता जी ने कहा है। तो ममता बनर्जी ने दी है ना, संबित पात्रा अपने आप से तो बोल नहीं रहे।
ममता बनर्जी ने दी ना कटमनी पर लाइन बीजेपी को। नहीं, मैं नहीं, पात्रा जी का याददाश्त थोड़ा सा वो खोते रहता है, आता जाता रहता है। तो याद दिला दूं, आप तार्किक तौर पर 2011-12 से लेकर के 2015-16 तक में लगातार 5 साल मोदी जी के केंद्रीय सरकार ने ममता जी बनर्जी के राज्य सरकार को कृषि कर्मण अवार्ड से सम्मानित किया था। ये अवार्ड जो कृषि अवार्ड सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद ही स्टेट गवर्नमेंट को दिया था। मैंने अभी आपसे जो सवाल पूछा, तौसीफ अहमद खान, जिस पॉइंट को यहाँ पे संबित पात्रा ने उठाया, वो पॉइंट है और आपको उस पर जवाब देना पड़ेगा। ममता बनर्जी कटमनी पर क्या बोली थी? कटमनी को लेकर ही तो बीजेपी आपको घेर रही है और उसका आधार क्या है? ममता बनर्जी का अपना स्टेटमेंट। उन्होंने नहीं कहा था कि लौटा दीजिए कटमनी। हाँ, मैं इसका भी जवाब दूंगा और उसके अलावा जो झूठ फैलाया है पात्रा जी ने, उसका भी तो जवाब देना पड़ेगा। देखिए, कट मनी को लेकर के वो एक चीफ मिनिस्टर से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अगर कोई कंप्लेन कहीं से आता है तो वो बिल्कुल ये उनका तरीका है कि कहते हैं उन्होंने कि जनता जो है वो भगवान समेत है, जनता जो है वो आपको बैठाती है कुर्सी पे और जनता आपको कुर्सी से उतारती है। तो अगर आपके खिलाफ इल्जाम लग रहे हैं तो आप अगर किसी भी तरीके से करप्शन में इन्वॉल्व है तो आप करप्शन में ना आए। यही एक ममता बनर्जी ने अपना संदेश दिया था पार्टी वर्कर से, वो ना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। ये तो एक्शन लिया, इनको बोलिए किन से एक्शन लेते, ये एक्शन नहीं लेते, ये उस मुद्दे पे बात ही नहीं करते। देखिए, जब बीजेपी अभी पात्रा जी आकर के किसान के बात कर रहे थे, मुझे चुनावी सीजन मुझे कंप्लीट कहने दीजिए कि 249 लाख, मैं टू द पॉइंट डिबेट करूंगी, 2 करोड़ 60 लाख रुपए जवाब सबको देना है आज। 2 करोड़ 60 लाख रुपए सुन लीजिए प्लीज। अब बंगाल सरकार ने दिया है 49 लाख किसानों को। देखिए, यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड जो 27 लाख किसानों को मिला था 2011 में, वो 2019 तक बंद करके 69 लाख हो गए। आप सुनिए, तो किसानों के मुद्दे पर डिटेल में बात करूंगी तौसीफ अहमद खान, लेकिन आपने ये पूछा संबित पात्रा से कि इनकी पार्टी बोलती तो है, एक्शन नहीं लेती। संबित पात्रा, इस पर आपको जवाब देना पड़ेगा। भ्रष्टाचार चुनावी मुद्दा तो बनता है, लेकिन उसके बाद एक्शन कितना देखने को मिलता है और इस बार क्या एक्शन देखने को मिलेगा? देखिए अदिति जी, अभी यहां पर उनके प्रवक्ता, टीएमसी के प्रवक्ता स्वयं कह रहे हैं कि हां करप्ट थे लोग, तभी ममता बनर्जी ने कहा कि आप कट मनी वापस कर दीजिए। हम कम से कम बोलते तो हैं, मतलब करप्ट थे तो बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ी बात है ये जो बोलते हैं। अरे करप्ट थे आप बोल रहे, पहले ममता बनर्जी बोल रही थी 75% कट मनी रख लो, 25% जो है वो अपने लिए रखो, 75% पार्टी को दो। बाद में चुनाव के समय कहती है अब कट मनी वापस कर दो, बाद में देखा जाएगा। अच्छा, ममता बनर्जी आपको कान में आके बोल के गई थी, अरे भैया हम भ्रष्टाचार करते नहीं है तो मानेंगे? ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? नहीं, ये झूठ, आप इनको झूठ कैसे अलाउ कर रही है बोलना? आप इनको झूठ अलाउ कैसे कर रही है? ये बोल रहे 75 और 25 इनको कान में बोल के गई थी क्या? उनको बोलिए कोई टेप है तो बता दे, वो बाइट चलवा कोई टेप है, कोई वीडियो है तो चला दे। आप ये झूठ कैसे बोल रहे? वो बाइट चलाइए, 75 और 25 इनको कान में बोला गया है क्या? किसने बोला? जिसमें ममता बनर्जी कह रही है कि आप कट मनी वापस करिए। मैं जनता से उन्होंने बोला है क्या? वो बाइट सारा ट्वीट करे। वो जो ममता बनर्जी कह रही है, बंगाली में कह रही है कट मनी वापस करने के लिए, वो बिल्कुल सब लोग ट्वीट करे। और मैं आपके आर्काइव से भी कहूंगा वो आर्काइव भी निकाल के, क्योंकि डीएनए में सुधीर चौधरी जी ने पूरा आधे घंटे का इस पे शो किया था कट मनी के ऊपर, वो भी आप दिखाएं। मैं आप निवेदन करूंगा। अब मैं विषय कंप्लीट 25% और 75% आपके कान में आके बोल के गए थे बंगाल के अंदर। आप पूछिए प्रवक्ता से, ये भी देखिए अदिति जी, ये बीच में क्यों चिल्लाते हैं? बोलिए डॉक्टर संबित पात्रा, आप बोलिए सर। लेकिन एक और बात है, अभिषेक बनर्जी ने खुद ही ये बात कही सर। आप मेरा एक लाइन और सुन लीजिए सर। अभिषेक बनर्जी ने खुद ये बात स्पष्ट कर दी। उन्होंने कहा हमें तोलाबाजी का आरोप लगाते हैं मुझ पर, मैं अगर दोषी हूं तो मैं खुद ही फांसी पर लटक जाऊंगा सर। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूं आप एक्शन की बात कीजिए ना, वरना तो जनता भी समझ रही है आरोप प्रत्यारोप आप दोनों खेल रहे हैं आपस में, आप और टीएमसी। हाँ, तो ये तो चल तो रहा है। क्या ईडी की जांच नहीं चल रही है? जब ये कहते हैं कि हमारे पे जांच करो, जब जांच करते हैं तो कहते हैं ये वेंडेटा की राजनीति है, ये बदले की भाव से कर रहे राजनीति है। जांच की अपनी एक प्रक्रिया होती है। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भी जांच चल रही है, किस प्रकार उनका हाथ कोयला माफिया के साथ है, बालू माफिया का काम उनका चलता है, ये कौन नहीं जानता है बंगाल में।
जहां चल रही है फांसी पे, वो उनको लटकने की जरूरत नहीं है, जनता फांसी पे लटकाएगी। फांसी पे मतलब मृत्यु नहीं, फांसी पे मतलब पॉलिटिकल फांसी। मैं नहीं चाहता हूं किसी को फांसी हो, मैं नहीं चाहता हूं कोई फांसी पे अपने आप लटक जाए। मैं चाहता हूं कि जनता ये विषय समझे, और जनता जब मैं कहता हूं फांसी पे लटकाएगी, उसका अर्थ होता है पॉलिटिकल रूप से समाप्त करना। आप बोलिए 18 सीट भारतीय जनता पार्टी को 2019 के चुनाव में मिला कि नहीं, कैसे मिला? जनता, मैं एक छोटी सी बात करके समाप्त करता हूं, क्योंकि बंगाल की जनता आपके इस डिबेट को देख रही है। आप किसी भी बंगाल की जनता से पूछिए, अम्फान में 2750 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने ममता बनर्जी को दिया। ममता बनर्जी ने वो पैसा खर्च नहीं किया। हाईकोर्ट में लोग गए, हाईकोर्ट ने लताड़ लगाए ममता सरकार को और कहा कि सीएजी ऑडिट कराओ, 3 महीने के अंदर कराओ। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट चली गई दिसंबर के महीने में कि मैं किसी भी कीमत पे सीएजी ऑडिट नहीं कराऊंगी। ये तो भय कानो कैनो एते भय कानो। अगर आपने सब कुछ सही सही किया है तो हिसाब देने में सीएजी को डर क्यों है? आप क्यों जाके सुप्रीम कोर्ट में कह रही हैं कि मैं सीएजी का ऑडिट नहीं कराऊंगी? और आप जानती हैं अदिति जी, बंगाल में आज इस सरकार को क्या बोला जा रहा है? चाल चोर सरकार, तिरपाल चोर सरकार। चाल चोर मतलब चावल चोरी किया है गरीबों का, तिरपाल चोर मतलब जो त्रिपाल दिया जाता है बारिश में और अम्फान के साइक्लोन में त्रिपाल के नीचे रहने के लिए, उसकी चोरी की है। चाल चोर सरकार, तिरपाल चोर सरकार, चोल ना, ये बोल रही है आज बंगाल की किसानों पे बात करना चाहती हूँ। फयाज अहमद खान, आप लगातार हाथ उठा रहे थे, सवाल सीधा सा, एक मुट्ठी चावल से दिक्कत क्या है? देखिए, ऐसा है कि संबित पात्रा जी को तो किसानों पे और करप्शन पर बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। जितने करप्टेड लोग हैं, कल तक वो लोग नारदा शारदा घोटाले में थे, कटमनी में थे, और आज वही जम करके बीजेपी में जाकर के पवित्र हो जाते हैं। तो ये क्या बात करेंगे? ईडी इनके हाथ में, सीबीआई इनके हाथ में है। ये सिर्फ चमकाने का और बार्गेनिंग करके उनको पवित्र बना करके भाजपा में लाने का काम करते हैं। इसलिए नीति के आधार पर संबित पात्रा जी को बोलने का अधिकार नहीं है। दूसरी बात रही कि किसानों के मुद्दे पर, जो किसानों की को देश के अंदर में जो किसान शहीद हो रहे हैं, जो धरना पे बैठे हैं, यहां तक कि स्वाधीन भारत में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने का अधिकार है लोगों का। किसान जब वो अपने अधिकार को लेकर के जा रहे हैं तो उनको जिस तरीके से रास्ता में रोका गया, रास्ता काट करके, बैरिकेड लगा करके, लाठी बरसा करके, टियर गैस दे करके, वाटर कैनन से उनको जिस तरीके से हमला किया गया, उसके बावजूद किसान अड़े रहे। वो अपनी फसल की कीमत मांग रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं, काला कानून वापस लो का मुतालबा कर रहे हैं। जिस तरीके से कोविड के अंदर में, लॉकडाउन के अंदर में, जिसको तमाम रीत रवायत को पार्लियामेंट का बात दे करके, संविधान की धज्जी उड़ा करके जो कानून बनाया गया, उस कानून को वापस लेने का मुतालबा लेकर के वहां बैठे हुए हैं। सरकार चुप्पी साधी बैठी है। वहां किसानों तक चावल पहुंचाने का उनका अधिकार देगा, उनके पास समय नहीं है। बंगाल में एक मुट्ठी चावल के लिए आ रहे हैं। हम उनसे कहेंगे अगर इतना उनको किसानों से हमदर्दी है तो वो 3 जो काला कानून है उसे वापस ले लो। किसान तो यही चाह रहे हैं, किसान चाह रहे हैं, वो कोई मरना नहीं चाह रहा इस ठंडक में, इस बारिश में। इसलिए संबित पात्रा जी, आप किसानों की बात भी मत करो, करप्शन की बात भी मत करो, क्योंकि आप जिस राज्य में हो उस राज्य के किसान भी हैं जहां पर आपकी राज्य सरकारें हैं। वो किसान भी दिल्ली पहुंचे हैं, गुजरात से भी पहुंचे हैं, यूपी से भी पहुंचे हैं, राजस्थान में से भी ये एक मुट्ठी चावल की शुरुआत ही किसानों के आंदोलन में भी तो कर दीजिए, किसान खुश हो जाएंगे। जी चलिए मैं बताता हूं। अगर अदिति जी, जहां तक मैं जान पाया हूं, जो साहब अभी बोल रहे थे वो लेफ्ट पार्टी के प्रवक्ता हैं, क्योंकि मैं उनको जानता नहीं हूं। आप अगर बोल दें तो मैं जवाब दे दूंगा। जी लेफ्ट, धन्यवाद। लेफ्ट से फयाज अदिति जी ये कह रहे थे, रियाज खान साहब कह रहे थे कि जी खान साहब कह रहे थे कि संबित पात्रा और भारतीय जनता पार्टी को तो किसानों के बारे में बात करने का अधिकार ही नहीं है। अदिति जी आप जानती हैं, ये जो लेफ्ट पार्टी है केरल में अभी राज कर रही है, केरल में तो मंडी ही नहीं है। ये यहां पर स्ट्राइक कर रहे हैं कि मंडी लाओ, एपीएमसी एक्ट को रिफॉर्म मत करो, उसको संशोधित मत करो, क्योंकि मंडी बंद हो जाएंगे। केरल में मंडी ही नहीं है। आपने सुना है कभी खान साहब जाके वहां स्ट्राइक कर रहे हैं, या ममता बनर्जी जाके वहां पे स्ट्राइक कर रही है केरल के अंदर की अरे मंडी खुलवाओ, यहां मंडी लाओ, यहां एपीएमसी एक्ट लाओ? यहां एपीएमसी एक्ट बंद नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने कहा एपीएमसी एक्ट बंद नहीं होगा, और ये लोग कह रहे अरे अगर भविष्य में बंद हो जाएगा तो क्या होगा? वहां केरल में एपीएमसी एक्ट ही नहीं है। और इनको देखो यहाँ की हमें नसीहत बार बार यही कोशिश कर रही हूं कि हर सवाल का जवाब मैं दिलाऊं। 25 साल तक त्रिपुरा में, ये बात तो प्राइम मिनिस्टर ने भी कही थी। ये कैसी किसानों के हक की लड़ाई है भाई? देखिए ऐसा है कि संबित पात्रा जी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वो केरल की बात कर रहे हैं, जहां केरल सरकार ने
विधानसभा में आपके जो सरकार की जो कानून लाए हैं उसके खिलाफ भी उन्होंने अपना रेजोल्यूशन लिया है। और जानना होगा कि केरला के अंदर में धान की खेती, गेहूं की खेती वहां नहीं होती कि मंडी की जरूरत होती है। वहां पर जो खेती है, जहां फसल उगता है, वो है नारियल का होता है, वो गरम मसाले का होता है। धान और गेहूं और दाल का वो नहीं है पैदावार की जहां किसान मंडी ला करके एक बनाया जाए। तो संबित पात्रा जी इस बात को कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल को लीजिए ना, वाम मोर्चे की सरकार थी जहां पर की भूमि सुधार के अंदर से भूमिहीन किसानों को जमीन दिया था। अभी बंगाल चावल की खेती में, मछली की खेती में एक नंबर हुआ था। संबित पात्रा, इन्होंने बहुत गलत बात कही कि केरल के अंदर तो राइस की खेती, पैडी की खेती होती ही नहीं है। किसने कहा केरल के अंदर चावल की खेती नहीं होती है? किसने कहा पैडी की खेती नहीं होती है? बिल्कुल होती है केरल के अंदर। चावल खाते हैं केरल के लोग। किसने कहा कि वहां पर नहीं होती है? नंबर 1। नंबर 2, वहां एक ये है वहां का, सब लोग बीच में बोलते हैं। आप गलत कह रहे हैं। हमसे सीख लीजिए, बीजेपी वाले। 4 खेत हो जाने से दिखा के पैडी की खेती, धान की खेती नहीं कह सकते कि दाल की खेती है। हम लोग से सीखिए। आप लोग अनुसार, अरे खान साहब नहीं, थोड़ा अनुशासन बीजेपी के वक्ताओं से संविधान की धज्जी उड़ाने वाले हैं। आप पहले संविधान की रक्षा करने की दायित्व लें। हम लोग कभी बीच में नहीं बोलते हैं। संबित पात्रा, जल्दी से कभी चिल्लाते नहीं है बीच में। 30 सेकंड्स में आपका काउंटर। आज इस 45 मिनट के डिबेट के बाद जनता के जहन में कोई सवाल नहीं रहना चाहिए। जी न्यूज पर मेरी कोशिश ये है। संबित पात्रा, आपका काउंटर 30 सेकंड्स प्लीज। मैं जनता जनार्दन से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि गूगल करके देखिए, त्रिपुरा में लेफ्ट शासन 25 वर्षों के लिए था, 1993 से लेकर 2018 तक, 2017 तक। आप देखिए इन 25 सालों में एमएसपी लागू नहीं होता था। एकमात्र राज्य था पूरे हिंदुस्तान में और वो त्रिपुरा था लेफ्ट के अंडर में, जहां एमएसपी लागू नहीं होती थी। आप सोचिए जरा, एमएसपी लागू नहीं होता था। केरल में मंडी नहीं है और ये यहां इतनी लंबी चौड़ी भाषण कर रहे हैं। जहां तक बंगाल का सवाल है, आपको जान के दुख होगा, आप रिसर्च करिए और आपकी जी न्यूज ने इस न्यूज को दिखाया भी है। जो वहां पे जो धान की जो एमएसपी है, वो एमएसपी 1868 रुपीज इंडियन सरकार देती है, भारत की सरकार देती है। मगर बंगाल में जो खरीदी हो रही है वो 1000 या 1100 रुपए में खरीदी हो रही है। क्यों? आप मंडी में 1000 और 1100 रुपए में खरीदी क्यों कर रहे हो जब 1868 रुपए एमएसपी है? वो इसलिए हो रही है क्योंकि बीच में कट मनी है, तोलाबाजी है। और अभी मेरे यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस के जो प्रवक्ता बैठे हैं वो मेरे से पूछ रहे थे कि वीडियो दिखा दो कि कहां 75%, 25% कहा है। मैं टाइम नहीं लूंगा, मगर मैं आपसे कहूंगा, डोला सेन इनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। डोला सेन ने भाषण में कहा है और हर न्यूज चैनल ने इंक्लूडिंग जी न्यूज दिखाया है कि 75% कट मनी अपने प्रोटेक्शन के लिए पार्टी में देना होगा। ये कोई भी व्यूअर अपने को गूगल करके वो इस विषय को डोला सेन का ये कमेंट देख सकता है, जिसके बाद ममता बनर्जी ने कहा वापस कर दो कट मनी। ठीक है, हमारे साथ सुजाता मंडल जुड़ गई हैं, टीएमसी के लीडर हैं, और हमारे साथ हरिशंकर गुप्ता कांग्रेस की तरफ से लगातार हैं। हरिशंकर गुप्ता जी, आऊंगे आपके पास। सुजाता मंडल, आज बड़ी बात जो जेपी नड्डा ने कही, उन्होंने कहा कि योजनाएं तो केंद्र की होती हैं, दीदी की सरकार उनका नाम बदलकर अपने नाम से चलाती है। मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि जो ना केंद्र सरकार घोषित करते है, ये उसका क्या घर का पैसा होता है? क्या उसका घर का पैसा होता है? नहीं होता है ना। वो इतना दिन से बोल रहा था कालाधन निकलेगा, कालाधन निकलेगा, आज तक तो एक भी कालाधन नहीं निकला। वो बड़ा बड़ा चोर बाहर जाके फुर्ती कर रहा है, विदेश में जाके पूरा एकदम सुख चैन से जिंदगी गुजर रहा है। और उन लोगों को विदेश भेजवा भी कौन भेजवा? ना भाजपा का लीडर लोग भेजा। तो मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, मतलब चुगली करे, ये लोगों का काम ही है दूसरों के पीछे चुगली करना। दीदी जितना काम करता है ना, भाजपा के लोग 18 सांसद है, आज 2 साल में क्या काम किया? जितना काम तो सब दीदी कर रहा है। वो तो लोग भाजपा के सरकार तो बोले थे कि 15 लाख रुपया देगा सबके अकाउंट में, 15 रुपया भी तो नहीं आया है। तो केंद्र सरकार का योजना के केंद्र सरकार के घर से पैसा आता है क्या? संबित पात्रा, 2 बातें। पैसा तो जनगण का होता है, पैसा तो जनता जनार्दन का होता है। रखे, मर्यादित भाषा रखे, ठीक है। पैसा तो जनता जनार्दन का होता है। 2 बातें कह रही हैं आपके सांसदों ने कौन सा काम किया है, और आपकी पार्टी तो भ्रष्टाचार पर बोलने का हक ही नहीं रखती। वही बात जो थोड़ी देर पहले फैयाज अहमद खान कह रहे थे। जल्दी से आपका काउंटर सर, 30 सेकंड्स प्लीज। देखिए, इन्होंने कहा पैसा तो जनता जनार्दन का है, आपके घर से पैसा आता है क्या? तो हम तो यही कह रहे हैं
कि वो पैसा किसानों तक पहुंचने दीजिए। अभी ममता जी ने क्या कहा है, चिट्ठी लिख के, 2 चिट्ठी लिखी है उन्होंने, कृषि मंत्री को चिट्ठी लिखी है कि आप ये जो कृषि सम्मान निधि है ये आप किसानों को डायरेक्टली मत दीजिए, ये मुझे दे दीजिए, मैं सोचूंगी कैसे देना है। क्यों? मोदी जी तो डायरेक्टली पैसा जो जनता का है जनता के अकाउंट में भेज रहे हैं, आप अपने अकाउंट में क्यों लेना चाहते हैं? और हेल्थ मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखा है कि आयुष्मान योजना का पैसा भी मुझे दे दीजिए, डायरेक्टली पेशेंट के अकाउंट में मत दीजिए। क्यों? हम पेशेंट को डायरेक्टली देंगे, हम आपको क्यों देंगे? ये पैसा तो जनता का है। तो ये कट मनी का जो व्यवसाय चल रहा है ये इसीलिए है कि सारा कुछ मेरे पास आ जाए और मैं इस कट मनी को ये कहना चाह रहे हैं ममता बनर्जी। यही ममता जी का उद्देश्य है। नहीं, हाँ, बिल्कुल आप बताइए, वरना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अर्थात किसान के अकाउंट में पैसा डायरेक्टली जाएगा, 2-2 हजार के 3 इंस्टॉलमेंट 6,000 रुपए का। ममता बनर्जी क्यों रोकना चाहती है उसे? वो क्यों कह रही है ये पैसा आप हमें दीजिए, हम किसको बांटना है किसको नहीं बांटना है वो डिसाइड हम करेंगे? क्यों? जब डीबीटी की फैसिलिटी है, पहले राजीव गांधी ने खुद कहा था 1 रुपया भेजते हैं तो 19 पैसा नीचे पहुंचता है या 15 पैसा पहुंचता है, बाकी लोग बीच में खाते हैं। तो यही वो चाहते हैं कि बीच में खा लिया जाए। हम चाहते हैं कि डायरेक्टली जिसका पैसा है उस तक पहुंच जाए। सुजाता मंडल, एक बड़ा सवाल ये है, दीदी इन आरोपों का जवाब क्यों नहीं देती हैं? वो अपनी सियासत को महापुरुषों की तरफ क्यों ले जाती है? भाई जनता का सरोकार तो देखिए सांबादिक जी, मतलब एंकर जी, मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ। बीजेपी, अच्छा अदिति जी, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। जिस बीजेपी एक काला कानून ले आया देश में कृषक लोगों को मारने के लिए, ठीक है, वो कृषक लोग आज कितना दिनों से वो दिल्ली की ठंड में पड़ा है रास्ते में। बीजेपी का लीडर लोग घर में एसी लगा के, हीटर लगा के, स्वेटर पहन के, चादर ओढ़ के उड़ा के घर में बैठे हैं, और वो लोग कृषक लोग अभी भी दिल्ली में इतनी ठंड में वो लोग बाहर में बैठे हैं, वो लोग मरने के लिए तैयार है। किसानों की चिंता किसी को है, कृषक लोगों को मारने का काला कानून ले आया है। किसानों की चिंता किसी को है, लेकिन जो बीजेपी का आरोप है, जो बीजेपी का आरोप है कि आम जन तक बेनिफिट्स, फायदे, पैसे की मदद, आर्थिक मदद नहीं पहुंचने देती हैं ममता बनर्जी। योजनाएं केंद्र की होती हैं, चलाया जाता है उन्हें वेस्ट बंगाल सरकार के नाम से। उस पर जवाब दीजिए मैम। इन मुद्दों का, इन आरोपों का सीधा ताल्लुक जनता से है, सीधा ताल्लुक टीएमसी से है। मैं आपको जिस बात बोले थे उस बात का जवाब अगर भाजपा लोग देगा तो मैं दूसरा कुछ बोलने के लिए सोचूंगी, क्योंकि मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ। वो कृषक लोगों को ना समबंटन करने के लिए ममता जी ये बोल रहा है। वो लोग ये नहीं, ममता जी एक नहीं चाहता है कि एक भी कृषक हमारा स्टेट जल्दी से एक कमेंट हरिशंकर गुप्ता ले लेते हैं। एक भी फार्मर सुसाइड किया, लेकिन भाजपा शासित राज्य में एक के बाद एक शासक, एक के बाद एक फार्मर सुसाइड कर रहा है। इसके बारे में भाजपा लोग कहा वो मुख छुपाएगा? इतनी ठंडी में दिल्ली में माइनस टेम्परेचर में वो लोग बैठा है रास्ते में, आपके आरोपों पर वो जवाब नहीं दे रहे, लेकिन इनके आरोपों पर आप जवाब दे रहे हैं। संबित पात्रा वो अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर जवाब नहीं दे रही, लेकिन आप पर जो आरोप लग रहे हैं उन पर आप जवाब दीजिए। हम पे कौन से आरोप लग रहे हैं? वो बोल रही है कि पैसा हमें दे दीजिए, हम बांटेंगे किसानों को। क्यों आपको दे दें? क्यों दे दें? हम तो किसानों को ही देंगे। हम तो आयुष्मान भारत में जो मरीज है मरीज को ही देंगे। हम ममता जी को क्यों देंगे? वो बोल रही सम बंटन होगा। क्यों सम बंटन होगा? किसी को कैंसर हुआ है तो पैसा उसको मिलेगा, या जिसको कैंसर नहीं हुआ है उसको पैसा मिलेगा आयुष्मान योजना के अंतर्गत? आप बताइए, ये सम बंटन क्या होता है? ये इक्वल बंटन क्या होता है? जो बीमार है आयुष्मान भारत का पैसा बीमार को मिलेगा या बराबर बराबर सबको बांट देना है? मतलब उस पैसे को लेकर इलेक्शन फंड के रूप में पैसे बांट करके वोट के लिए इस्तेमाल करना है, ये कह रही हैं मैडम अभी, जिसका खिलाफत हम कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूं कि 23 लाख किसानों ने, बंगाल के किसानों ने इस बार अप्लाई किया था, वेरिफिकेशन क्यों नहीं किया? सुनिए 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 हरिशंकर गुप्ता जी, वही सवाल जो थोड़ी देर पहले मैंने लेफ्ट से पूछा, एक मुट्ठी चावल से दिक्कत क्या है? नहीं, किसको दिक्कत है इसमें? देखिए, एक बात मैं बता दूं आपको कि बीजेपी चुनाव लड़ने से पहले ही बंगाल का चुनाव हार गई है। चाहे मोदी, चाहे अमित शाह, चाहे जेपी नड्डा रोड शो करें, बड़ी बड़ी रैली करें, पैसे के बल पर, धन बल के बल पर किराए के लोग इकट्ठा करें,
लेकिन किसान आंदोलन देश के हर घर में पहुंच गया है और आज लोग, किसान देश का, मजदूर देश का, गरीब आदमी, हर आदमी बीजेपी से नफरत करता है। संबित पात्रा यहां पर बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इन बातों का आने वाले चुनाव में कोई फायदा नहीं होने वाला है। जैसा मैंने कहा है कि बीजेपी चुनाव लड़ने से पहले ही बंगाल का चुनाव हार चुकी है। इनकी जो दोगली नीति है, आरएसएस की संस्कृति और बंगाल की संस्कृति जो विश्व में सबसे ज्यादा मजबूत है, उसमें आपस में कोई तालमेल नहीं है। हरिशंकर गुप्ता जी, मैं आऊंगी आपके लोग पास वापस आपका रुख करूंगी। देखिए, इस समय राज्यपाल, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। A meeting with the Union Home Minister, and I am grateful that was accorded immediately. The meeting was scheduled in the pre-noon session, but on account of some preoccupations, it had to be postponed in the afternoon. I have had an involved interaction with the Union Home Minister, Amit Shah ji, for over 75 minutes today. I have had the benefit and advantage of sharing my perception with the Union Home Minister as regards various facets of the state of affairs in the state of West Bengal. 2021 is a very challenging year for the state of West Bengal as it goes for assembly polls. It is a great opportunity for the state of West Bengal to engage into changeover and makeover of image, as so far, unfortunately, elections in the state of West Bengal have been plagued with rampant violence, compromising basic right of voters, and deeply committed role of bureaucracy and police. It is time for us to set an example by engaging into best practices so that every voter is in a position to freely, fairly express his franchise in a peaceful atmosphere where violence has no role. The entire scenario of 2018 Panchayat elections and 2019 Lok Sabha elections, where every phase was attended by violent activities, those kind of scenes shame democracy. They are against constitutional spirit and distance from rule of law. I have been continuously appealing to everyone in the state that all of us have to act in togetherness to secure free, fair, fearless poll, shun of violence, in which public servants engage in public duty. Public servants do not engage as political workers. Public office, public vehicle, public infrastructure is used only for public purpose and not for political purpose. I am sure people of state of West Bengal and those concerned with organizing elections would take note of it, make their contribution, so that we set an example in the country that the state of West Bengal has elections that make any democratic nation proud. And that is the culture of the state of West Bengal. Very frequently a question is asked
elections are to be organized by a body under the Constitution. And what is the role of the governor? Undoubtedly, we have a very strong mechanism in the country. The body created for handling elections, managing elections, Election Commission of India, is fully competent. But every citizen has a role. As Governor State of West Bengal, my oath of office says I have to preserve, protect and defend Indian Constitution. And Article 159 further says I have to serve the people of State of West Bengal to the best of my capacity. I firmly believe governance has no meaning in democracy unless elections are through pure mechanism. Elections are in accordance with law. As Governor State of West Bengal, I have no political inclination. I am not a stakeholder in politics. I am not concerned what political parties. तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को आप सुन रहे हैं। ममता बनर्जी उनकी सरकार पर एक और बड़ा आरोप वो जाहिर तौर पर कह रहे हैं। उन्हें आशंका है कि पश्चिम बंगाल में इस साल जो चुनाव होने हैं एक बार फिर से वो हिंसा के साए में होंगे। जाहिर तौर पर लोकतांत्रिक अधिकार जो है वो जनता के वो स्पष्ट कर रहे हैं, यहाँ पर उनमें बाधा पड़ सकती है, खलल आ सकता है। जल्दी से सुजाता मंडल आपका जवाब मैम, जल्दी से आपका काउंटर। हरिशंकर गुप्ता जी मैं दूंगी आपको फ्लो सर, आपको फ्लो दूंगी, लेकिन एक काउंटर यहाँ पर मुझे चाहिए सुजाता मंडल। सुनिए, अगर पश्चिम बंगाल इतना ही अशांत होता तो भाजपा के 18 सांसद कैसे लोकसभा निर्वाचन में जीत के आता? मतलब काम नहीं है तो जैसे तैसे ममता जी को कलंक लगाओ, ये भाजपा लोगों का सोच और इतना ही गंदा सोच है। सुनिए, एनसीईआरटी की रिपोर्ट में कोलकाता सबसे सेफेस्ट जोन है, तो ये कैसे होता है? एनसीईआरटी तो नेशनल समझता है, तो उन्होंने क्यों ये कोलकाता को इतना सेफेस्ट सिटी बताया? सुजाता मंडल जी, यही जेपी नड्डा थे ना, इन्हीं के काफिले पर हमला हुआ था, याद है ना मैम? आपको याद है ना? एक काउंटर लेती हूँ संबित पात्रा से, उसके बाद हरिशंकर गुप्ता आपको दूंगी। एनसीआरबी को लगता है एनसीईआरटी बोल रही है जी, बोलिए संबित पात्रा जल्दी से। पहले तो मैं रविशंकर गुप्ता जी का काउंटर कर दूं। रविशंकर गुप्ता जी कह रहे थे कि हरिशंकर गुप्ता जी सर, हाँ पहले मैं गुप्ता जी का काउंटर करता हूं। हरिशंकर गुप्ता जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव हार गई, कुछ नहीं होने वाला है, कोई सीट नहीं मिलेगा। देखिए, आज तो हमारे अध्यक्ष जी वहां एक मुट्ठी चावल शुरू कर रहे हैं। आप देखिएगा जल्दी ही राहुल गांधी और कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां कार्यक्रम शुरू करेंगे, चुल्लू भर पानी, ये चुल्लू भर पानी इकट्ठा करेंगे, देखिएगा, फिर उस चुनाव के बाद उसमें डूबेंगे भी। मतलब चुल्लू भर पानी में डूबने लायक इनकी हालत है, और ये बोल रहे भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। बताइए, मिलान में बैठा है इनका अध्यक्ष, और ये अच्छे आदमी है, हरिशंकर जी बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, अच्छे आदमी भी है, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। बताइए अब मैं क्या बोलूं इनको। अब जहां तक धनखड़ जी ने जो कहा, मैं आपको कहता हूं कि 2018 के हरिशंकर जी आप बुजुर्ग आदमी हैं, इससे आप पे अटैक नहीं करना चाहता हूं, आप रुकिए। अदिति जी, ठीक, हरिशंकर जी मैंने कहा ना, इससे ज्यादा मैं आप पे अटैक नहीं करूंगा। अभी पहले आप मिलान से लाइए राहुल गांधी को, बाद में मेरे से निपटिएगा। पहले मिलान से राहुल गांधी को बुलाइए ना, आप फोन करिएगा तो हो सकता है वो आ भी जाए। राहुल गांधी को बुलाइए, नेता है नहीं, आप इतना क्यों मेरे पे गुस्सा हो रहे हैं? हैसियत नहीं है राहुल गांधी से मुकाबला करने की, कोई मुकाबला नहीं है, वो बहुत, नहीं मेरी हैसियत है ही नहीं, बाप रे, मैं कहां मिलान जा पाऊंगा? अरे मेरी हैसियत नहीं है, छोड़ दीजिए आप, प्लीज मुझे बोलने दीजिए, मेरी हैसियत नहीं है। अब देखिए अदिति जी, आप 2018 के जो पंचायत के चुनाव बंगाल में हुए थे उसकी रिपोर्ट निकालिए। लोग नॉमिनेशन नहीं भर पाए थे, और 51 लोगों की हत्या हुई थी। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी हत्या हुई थी, लेफ्ट के कार्यकर्ताओं की भी हत्या हुई थी। ये कांग्रेसी भी जो अभी यहाँ चिल्ला रहे हैं, ये भी गए थे इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट करने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया था कि चूंकि वहां इतनी हिंसा हो रही है तो ऑनलाइन नॉमिनेशन। हरिशंकर गुप्ता जी एक सेकंड रुकिएगा, पक्षपात कहां से? आप तो लड़ ही नहीं रहे चुनाव। संबित पात्रा एक सेकंड रुक जाइए। हरिशंकर जी, आपको कौन बुला रहा है? वैसे भी कांग्रेस वालों को तो कोई बुला भी नहीं रहा है, ऐसे बताइए गुस्सा होने से क्या होगा? डॉक्टर पात्रा प्लीज।
हरिशंकर गुप्ता जी, सर आपको बोलने के लिए बुलाया है, अब आप पॉइंट मेरे को गुस्सा हो रहे उठाएंगे हैं। और मैं उसका काउंटर नहीं लूंगी सर। और हरिशंकर गुप्ता जी एक बात ध्यान से सर आप मुझे बोलने दीजिएगा प्लीज। इस डिबेट में मैंने लगातार कोशिश की है, सुन लीजिए सर, इस पूरी डिबेट में मैंने लगातार कोशिश की है व्यू पॉइंट को जगह मिले। आप निजी हमले मत कीजिएगा सर। यहाँ पर फैयाज अहमद खान है, तौसीफ खान है, सुजाता मंडल है, सबने अपनी बात रखी है सर। मुझे उम्मीद है आप इस पूरी डिबेट को सुन रहे थे और सिर्फ उस सेलेक्टिव हिस्से को नहीं सुन रहे थे जहां पे संबित पात्रा बैठे थे, क्योंकि संबित पात्रा की भूमिका आज हर सवाल के जवाब में रही है। तो सर आप बोलिए, अब आप बोलिए, आपकी बारी आएगी, लेकिन अगर आप सवाल उठाएंगे तो ऐसा थोड़ी होगा शूट एंड स्कूट होगा। शूट एंड स्कूट नहीं होगा ना सर, मैं जनता के लिए डिबेट करती हूँ, मैं जनता के लिए डिबेट करती हूँ। मुझे मालूम है ना आपका चैनल बोलिए, क्या आप चीज है। पॉइंट पर बोलिए, आपको तार्किक तौर पे बात रखनी है, बोलिए सर आप, पर इस तरह से निजी आक्षेप मत लगाइए सर। तो तार्किक तौर पर रखने आप देंगे बोलिए तो सर, रखेंगे पॉइंट ना। पे आइए आप। वो आपको जवाब दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अरे हमें बोलने नहीं दे रहे, हमें बोलने नहीं दे रहे। सर आपका सवाल था, उसी पर जवाब है ना उनका सर। नहीं, मैं वैसी डिबेट्स नहीं करती सर जिसमें आरोप लगा के पैनलिस्ट चले जाते हैं, जिसमें आरोप लगा के पैनलिस्ट चले जाते हैं, ऐसी डिबेट्स अदिति त्यागी नहीं करती हैं सर। मेरी कोशिश होती है हर आरोप पर जवाब मिले। हाँ तो आप सुन लीजिए बात। हाँ बोलिए, आप तर्क पर आ जाइए सर, मुद्दे पर मेरी बात आइएगा। सुनिए ध्यान से। मैं ध्यान से ही सुनती हूँ हाँ सर। मुद्दे पर आता हूं, मैं तर्क पर ही आता हूं। आपने संबित पात्रा की बकवास सुन ली आपने, अब सर, मेरी बात कौन भी ध्यान दे सुनिए रहा है, आप। कौन बकवास, ये आपके एक पास तो नहीं, संबित जनता को पात्रा- डिसाइड करने दीजिए। तर्क पर आइए, मुद्दे संबित पर आइए। पात्रा को मैं संबित पात्रा को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि छोटे मुंह बड़ी बात मत किया करें, आसमान में मत थूको। आप राहुल गांधी का जिक्र करते हो बार बार, अपनी इज्जत बचाओ वेस्ट बंगाल के अंदर, वहां पर आपका कोई वजूद नहीं है। आपकी जहरीली संस्कृति वेस्ट बंगाल को सूट नहीं करती है। आपने पूरे देश को, ये जो केंद्र की सर, बीच में बोलिए आप, आप बीच में बोलिए, अरे भाई आप बीच में मत बोलिए, आप बेहोश हो जाओगे, इतना मत चिल्लाओ, आप बुजुर्ग हो गए हैं, ऐसे मत हो, ये आराम से। एक सेकंड संबित पात्रा। अरे बीच में क्या बोलूंगा, आप अरे आपसे कब बोला मेरी इज्जत मत करो आप। तुम्हारी औकात हरिशंकर नहीं गुप्ता है, जी, तुम पहले छोटी मुंह बड़ी 25 बात सेकंड क्यों, तो आप राहुल इस बात गांधी पे का नाम दबा क्यों दिए कि नहीं राहुल लूं? गांधी का नाम कैसे ले राहुल लिया? गांधी का नाम क्यों इतनी नहीं लूं? हिम्मत कैसे हो गई सर? अब आ जाइए मुद्दे पर। ये औकात अब मुद्दे क्या पर आ होती जाइए, है? प्लीज। औकात है मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं भैया। देखिए बात क्योंकि क्या होता है, मैं नाम लूंगा राहुल गांधी लोकतंत्र का। में जनता इनकी जनार्दन जहरीली होती है, संस्कृति है सब पानी RSS में की। होते हैं, सब पानी में होते हैं, वेस्ट जनता बंगाल जनार्दन में नहीं होती है। चलेगी। हरिशंकर गुप्ता जी 30 सेकंड सर, प्लीज मुद्दे वेस्ट पर आइए। बंगाल में नहीं चलेगी आरएसएस की संस्कृति। सर अब आप चुप हो गए सर, अब आपको सांप सूंघ गया सर। हरिशंकर गुप्ता जी सर क्या हुआ? साहब का सूंघ गया। आरएसएस की संस्कृति वेस्ट बंगाल में नहीं चलेगी। ये जो चाहते हैं वेस्ट बंगाल में करना, एक अखाड़ा बनाना चाहते हैं, वहां पर सांप्रदायिक अखाड़ा बनाना चाहते हैं, वहां की जनता कभी कबूल नहीं करेगी। कोई जीते चाहे वहां पर, बीजेपी नहीं जीतने वाली है। संबित पात्रा कितने ही तर्क पेश कर ले, चाहे अमित शाह कितनी बार चले जाए, मोदी कितनी बार चले जाए, अरे बेचारे नड्डा कितनी बार चले जाए, आप फिक्र ना करें मेरी तबीयत, आप मेरी तबीयत की फिक्र ना करें। आप शाम के 5 बजे चाय छोड़ के बेकार का हरिशंकर जी टाइम खराब कर रहे हैं। टीएमसी जीत रही है, कांग्रेस जीत रही है सर? बीजेपी नहीं जीत रही है, नहीं, जो आप सुनना चाहती है मेरे से। टीएमसी बीजेपी नहीं जीतेगी वहां, बताइए, बीजेपी नहीं जीतेगी वहां, जीतेगी, नहीं, सर, कांग्रेस TMC जीतेगी, ये बोला भी नहीं जा रहा है कांग्रेस प्रवक्ता बीजेपी से। नहीं जीतेगी वहां। नहीं टीएमसी अडानी अंबानी के पैसे के बल पर आप बंगाल में चुनाव जीतना चाहते हैं। सोचिए जरा, वहां के लोग आपको बता देंगे टीएमसी कि के बंगाल क्या है, वहां की संस्कृति क्या है। मानसिकता क्या है। ये दोनों का झगड़ा खत्म होने दीजिए अदिति जी, उसके बाद तो हम लोग बोलेगा। आप क्या बात कर रहे हैं? संबित पात्रा यूनिवर्सिटी बंद करने चले जा रहे हैं। हाँ अदिति जी, मैं तो बोलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन दोनों का कांग्रेस और बीजेपी का झगड़ा खत्म होने दीजिए, उसके बाद तो बोलेगा। टैगोर जैसी दाढ़ी बढ़ा देने से आदमी टैगोर नहीं बढ़ जाएगा, वैसे ही मिला हुआ है। उसकी असलियत को जान चुके हैं मोदी की डिफेंड करने के लिए। कोई बात नहीं, सुजाता मंडल जी जल्दी से। सिंगू बॉर्डर पर देखिए, आपको किसान बैठा हुआ है, मतलब कांग्रेस का जो प्रवक्ता है, पूछने के लिए नहीं। सुनिए एक बात बोलता है ना अदिति जी, पूछने के लिए चले गए हॉस्पिटल के अंदर। हेलो हम बोल सकते हैं अदिति जी? जी बोलिए 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 सुजाता मंडल जी बोलिए। 50 आदमी मरे, संवेदना की बात नहीं कही इन्होंने। देखिए बोलने का मौका ही नहीं दे रहा है अदिति जी। बैठे हुए ये
अरे हरिशंकर जी संबित पात्रा शाम जी। को हरिशंकर गुप्ता अरे जी। हरिशंकर जी हरिशंकर जी, वो मौसम TMC अच्छा है, की पकौड़े TMC खाए की के लीडर बाद है। राहुल गांधी इनका की दिमाग खराब कर तबीयत रहे हैं। खराब कर रहे हैं। TMC अरे आदित्य जी आदित्य जी के उम्र के हैं, मैं हरिशंकर जी को अभी हरिशंकर जी को मना लेता हूँ। रुकिए आदित्य जी, मुझे मौका दीजिए, मैं हरिशंकर जी को मनाता हूँ, मेरे पिताजी के उम्र के हैं। अरे हरिशंकर जी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? राहुल गांधी के लिए आप डिफेंड करने के लिए अपना चाय पकौड़ा छोड़ के यहाँ बैठे हैं। अदिति जी, मैं तो बोलने के लिए कब से खड़ी हूँ, लेकिन ये लोग इतना झगड़ा कर रहा है तो मैं कैसे बोलूँ? ये तो जनता का लिए डिबेट है। देखिए, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि एक बात बोलते हैं ना, हम छोटी उम्र से सुन के आए हैं कि डॉक्टर और पॉलिटिशियन का जितना बाल पकता है उतना उन लोगों का बुद्धि ज्यादा होता है। देखिए, हरिशंकर जी का बुद्धि सच में ज्यादा है, इसलिए उनको पता चल गया जो वो संबित पात्रा का पता नहीं चल रहा है। क्योंकि हरिशंकर जी एकदम सच बोल रहा है कि अगले 21 की विधानसभा में टीएमसी फिर से जीत के आएगा और दिलों की जनता की दिल से वोट निकाल के आएगा और ममता जी फिर से चीफ मिनिस्टर बनेगा। भाजपा अगर 50 से ज्यादा सीट मिल जाएगा तो उसका लिए वो बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट है। मैं ये आपको बोल सकती हूँ, ये टीएमसी लीडरों के नहीं, ये पश्चिम बंगाल के जनताओं के बोल रहे हैं। अरे आदित्य जी, ये दाढ़ी के बाल से अगर सब कुछ होगा तब तो फिर मुझे आना पड़ेगा। हाँ, मैं आपको दूंगी फ्लो, प्लीज तौसीफ खान, जल्दी 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 20 सेकंड्स प्लीज, मुझे क्लोज ये देखिए, हमेशा ये लोग बीजेपी के नेता आते हैं और 200 सीट का दावा करते हैं। यकीन मानिए, ये उनका चुनावी जुमला है। जिस तरीके से 15 लाख का वादा है, वैसे ही ये 200 सीट का वादा है, क्योंकि इनके अपने नेता तो कोई है नहीं। ये तृणमूल से नेता इंपोर्ट करके ले जा रहे हैं, इनका कोई काम नहीं है। और ये कम्युनल जो लाइन है इनका, ये बंगाल की जनता को जीतने नहीं देगी। कम्युनल लाइन नेता आप इंपोर्ट करते हैं, ग्राउंड पर आपकी मौजूदगी नहीं, जल्दी तृणमूल से लिया है। देखिए अभी ये तृणमूल की हमारी दीदी बैठी हुई हैं, सुजाता दीदी कह रही थी ये दाढ़ी और सफेद बाल से मालूम पड़ेगा कौन सच बोल रहा है। अरे फिर तो ममता जी के तो बाल अभी काले हैं, मगर मोदी जी के तो पूरे सफेद हैं। और मोदी जी तो कह रहे हैं 200 के ऊपर सीट आने वाली है। या मुझे और हरिशंकर जी को कंपैरिजन मत करिए। अगर बालों के रंग को देखना है तो फिर आदरणीय मोदी जी को देखिए ना। और दूसरी बात है, ये अभी यहाँ पर बैठे हुए तौसीफ खान जी कह रहे थे कि थोड़ी देर पहले डिबेट शुरू होते समय कि ये तो सब यूपी से नेता लाए हैं, यूपी से भीड़ लाए हैं। अभी कह रहे हैं तृणमूल से ले लिया है। और हरिशंकर जी मेरे पिताजी के उम्र के हैं। हरिशंकर जी से कहिए शाम को 6 बजे इतना टेंशन नहीं ले, चाय वाय पी के राहुल गांधी को डिफेंड करने के लिए बताइए। शाम को 6 बजे चाय छोड़ के ब्लड प्रेशर बढ़ा के बैठे हुए हैं। और एकमात्र ऐसे पार्टी के प्रवक्ता हैं जिनको आप 5 बार पूछी कि कांग्रेस जीतेगी क्या, नहीं मुझे नहीं पता, बीजेपी नहीं जीतेगी, मगर मुझे नहीं, ऐसा भी प्रवक्ता देखा है? अरे कम से कम झूठ मूठ कथा बोल दो कि हाँ अच्छा करेंगे। मतलब ये दिल से जानते हैं कि कांग्रेस का हाल क्या है, फिर भी चाय छोड़ के बेचारे हरिशंकर जी यहाँ पे राहुल गांधी को डिफेंड करने आए हैं। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करिए हरिशंकर जी, आप महान हैं, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करिए, मैं प्रणाम करता हूं। सवाल है उनके जवाब मिले। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर संबित पात्रा, सुजाता मंडल, हरिशंकर गुप्ता, तौसीफ खान और फयाज अहमद खान। लेकिन बालों के रंग का तो पता नहीं, लेकिन लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और इस डिस्कशन में हमारी कोशिश है रही जनता के सवालों के जवाब मिले। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.